बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमिला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, आपकी सुबह अच्छी हुई होगी। और फ्राइडे को जो आंधी और तूफ़ान आया है लाहौर और इस्लामाबाद में, उससे आप सब महफूज होंगे, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली आंधी तूफ़ान बहुत ख़तरनाक था और जिस रफ्तार से आंधी चली है और जो तबाही हुई है, इसमें अनफॉर्चुनेटली जानी नुकसान भी हुआ है। इस पर भी हमने आगे जाके बात करनी है, लेकिन अब प्रोग्राम के आगाज़ में हम PSL का भी जिक्र करेंगे, क्योंकि कल इसका फ़ाइनल था, लाहौर कलंदर्स ये जीता है। लेकिन उससे पहले जी हम खुशदार वाक़े का जिक्र करेंगे। पब्लिक न्यूज़ के जो एंकर पर्सन है, इस हवाले से हफ्ते के रोज़ वो CMH कोयटा गए थे और उसी दिन एक मासूम बच्ची जो वेंटिलेटर पे थी वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। और अगले ही दिन यानी संडे के रोज़ मज़ीद 2 बच्चियों की शहादत की इत्तला भी मिली जो वेंटिलेटर पर थी। यूँ शहदा की जो मजमूई तादाद है वो अब 10 हो चुकी है, जिनमें 7 मासूम बच्चियाँ शामिल हैं और एक मासूम बच्चा है, 2 जवान हैं और एक बस ड्राइवर और एक हेल्पर शामिल है। इस हवाले से जी हमारे एंकर पर्सन जो अदनान हैदर है, उनकी खुसूसी रिपोर्ट है CMH कोयटा से, आपको दिखाते हैं। नाज़रीन, हमारा दुश्मन नरेंद्र मोदी बड़े ज़ोर और जज्बे के साथ तकरीरें करता है। जब वो इलेक्शन जीतता है तो उसके बाद कहता है मुझे बलूचिस्तान से मुबारकबादें आई हैं। हिंदुस्तान का तमाम मीडिया बलूचिस्तान, फ्री बलूचिस्तान और कालदम दहशतगर्द तंजीम BLA के दहशतगर्दों को अपनी स्क्रीन पर बिठाता है। हिंदुस्तान पूरी तरह से बलूचिस्तान पे हमले करता है, दहशतगर्दी करवाता है और उसकी जीती जागती मिसाल कुलभूषण यादव की सूरत में हमारे पास मौजूद है। इसी तरह गुलजार शंबे जो कि BLA के साथ रहे, उन्होंने आके जो इंकशाफात किए वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं। वो बेज़मीर और बदतरीन और कम वक्त दहशतगर्द असलम अच्छू जब मारा गया, वो दिल्ली के हॉस्पिटल में एडमिट था, ये बात किसी से ढकी छुपी नहीं रही। रहमान गुल कहाँ है, ये किसी से ढकी छुपी नहीं है। बशीर ज़ेब को कौन फैसिलिटेट करता है, ये दुनिया के सामने आया है। तो इस दफ़ा दुश्मन ने इंतहाई बुज़दिलाना हमला किया। इतना बेज़मीर और घटिया दुश्मन हमला करेगा हम सोच भी नहीं सकते थे। खुशदार में स्कूल के बच्चों की बस को खुदकश बमबार ने निशाना बनाया दहशतगर्दी का, जिसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 6 मासूम बच्चों समेत, स्कूल के मासूम बच्चों समेत 2 जवान, एक बस ड्राइवर और एक बस का हेल्पर, 8 लोग शहीद हो चुके हैं। 11 बच्चों की सूरत हाल क्रिटिकल है, वो ICU में है। मैं उनकी हालत भी आपको जाके दिखाऊंगा। 41 लोग कुल इसमें शदीद जो हैं वो ज़ख्मी हैं, जिनमें से 11 की हालत मैंने आपको बताया कि क्रिटिकल है। एक जब बच्ची जो है वो आज शहीद हुई है। जब मैं यहाँ CMH कोयटा पहुँचा हूँ, यहाँ कुछ बच्चे एडमिट हैं जिनकी हालत बहुत क्रिटिकल है। तो ज़रा वालिदैन से मिलेंगे, उनके जज्बात देखेंगे, उन बच्चों से को देखेंगे जिनके हौसले पहाड़ों से बुलंद हैं, समंदरों से गहरी उनकी हिम्मत है और वो दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के उसे ललकार रहे हैं। पाकिस्तान घबराने वाला नहीं है, पाकिस्तान डरने वाला नहीं है। मोदी साहब, आप कहते हैं कि आपका खून गर्म है, हम पूरा पाकिस्तान इस पूरी गर्मी का आपको जवाब देंगे। आप दहशतगर्दों को फंड करते हैं, आप पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराते हैं, इस हर एक चीज़ का अब उसी तरह जवाब दिया जाएगा जिस तरह जवाब देने का हक है। तो आइए चल के इन मासूम बच्चों को देखते हैं और उनके वालिदैन से मिलते हैं और देखते हैं कि उनके जज्बात कहते हैं कैसे हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। आइए मेरे साथ। तो सूबेदार अल्ताफ़ साहब, ये बताइए कि कितने बच्चे थे बस में आपके और उनकी उम्र क्या थी, कौन सी क्लास में थे और उनकी हालत क्या है? मेरे 2 बच्चे से, एक बेटा सा 8th क्लास में और एक बेटी है छोटी, वो है 6th क्लास में, और बेटी की उम्र 15 साल और बेटी की उम्र 12 साल है। अभी दोनों ज़ख्मी हैं? दोनों ज़ख्मी थे। बेटा तो इंशाल्लाह ठीक है, कल डिस्चार्ज हो जाएगा, और बेटी जो है उसका पंप फ्रैक्चर है, वो थोड़ा टाइम लगेगा उसको। तो डर लगा आपको कि दहशतगर्दों के हमले में आपके दोनों? बिल्कुल ही, हम घबराने वाले नहीं हैं। इंशाल्लाह कौम हमारे साथ है और हम पाक फ़ौज के जवान हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब कौम हमारे साथ है तो हमारे हौसले कोई पस्त नहीं कर सकता। हम इंशाल्लाह लड़ेंगे दुश्मन के साथ। ये दुश्मन जो है वो बुज़िल है, अगर वार करने सामने से हमारे साथ आए, लड़े, जिस तरह हमने अभी रिसेंटली उसको सबक सिखाया है, इंशाल्लाह नेक्स्ट भी अगर हमारे साथ हुएगा तो उसको पता लगेगा कि मैंने पाक फ़ौज के साथ जंग की है। और बच्चों को स्कूल भेजेंगे अब? इंशाल्लाह, क्यों नहीं, यही बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे इंशाल्लाह। कल यही हमारी जगह, यही कल ये है दहशतगर्दों BLA के। वो मैं गाली नहीं देना चाहता, लेकिन गाली भी छूटी है BLA के इन बेज़मीर दहशतगर्दों के लिए कि ये बाप और वो बच्चे भी
स्कूल जाएंगे और आपके हमलों से नहीं डरेंगे, किताब पढ़ेंगे, कलम उठाएंगे और आपका मुकाबला करेंगे। जब वकूफ़ पे पहुँचे तो जो हमारी प्रोटेक्शन साथी हमारे साथ सबदार साहब थे, उन्होंने बड़ी हिम्मत की है। तमाम बच्चों को उन्होंने अपनी गाड़ी में बिठाकर मतलब 5 मिनट के अंदर हम वहाँ पे पहुँच गए हैं। तो उन्होंने आपको वहाँ आपके बच्चे मिले जब आप मौके पे पहुँचे? मुझे नहीं, बच्चे मेरे चले गए थे। हमें उधर 2 बच्चियाँ मिली और एक हमारा सोल्जर था वो मिला है। उसको मैंने गाड़ी में बिठाया तीनों को, ताकि अल्लाह ताला इनकी जान बचा ले। और वो उनकी जान बची तीनों की? एक उनमें से वेंटिलेटर पे और 2 बच्चियाँ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हैं। अल्लाह जो वेंटिलेटर पे है उनकी भी लंबी उम्र दे और उनको चले दे। दहशतगर्द हैं, ये समझते हैं कि हम डर जाएंगे। ना डरने वाली तो बात ही नहीं है। इंशाल्लाह हमारे सिपह सलार अल्लाह ताला उनको ज़िंदगी दे। दलेर सिपह सलार हैं, कौम उनके साथ खड़ी है। जब कौम हमारे साथ खड़ी है तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत भी है हमें शिकस्त नहीं दे सकती और हम इंशाल्लाह लड़ेंगे। मोदी कहता है कि मेरा सीना चौड़ा है, मेरा खून गर्म है। हमारों से 10 गुना गर्म है, बल्कि 100 गुना गर्म है। पूरा जवाब देंगे जैसे पहले दिया 10 को। इससे भी इंशाल्लाह उसको अभी ना ऐसा सबक सिखाएंगे कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। हवालदार मोहम्मद जावेद एक बाप हैं और इनका एक बच्चा जो है इस हमले में इस बस में था जो ज़ख्मी है, कैसी हालत है उसकी? जी अस्सलाम वालेकुम। जी मेरे बच्चे की हालत इस वक्त स्टेबल है और उसको जो चोटें लगी हैं उसकी ट्रीटमेंट आलमोस्ट दी जा चुकी है और इसके अलावा अभी वो रिकवरी में है। दहशतगर्द समझते हैं कि ये हमला करके वो आप सबको डरा देंगे, हम सबको डरा देंगे। ये तो हम ख्याली है, ख्वाब देखने पे किसी को पाबंदी नहीं है, कोई भी कुछ भी ख्वाब देख सकता है, लेकिन हमने ख्वाब नहीं देखे, हमने प्रूव किया है कि हमने बातिल को शिकस्त दी है। इंशाल्लाह हम इसी तरह रहेंगे और हम अपने सिपा सलार के कौल को दोहराते हैं, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। नायक अब्दुल रहीम साहब के 4 बच्चे उस बस में थे, चारों ज़ख्मी हुए और एक बेटी शायद वेंटिलेटर पे थी, अब वो बेहतर है। 48 घंटे वेंटिलेटर पे रही है और आज सुबह वो जो है ना वो ठीक हुई है, थोड़ी रिकवर हुई है। आपके हौसले कैसे हैं इस हमले के बाद? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए हम ये जंग हर लिहाज पे हर महाज पे जीतेंगे इंशाल्लाह। कहाँ पता लगा, आप कहाँ थे जब आपको पता लगा कि उस बस पे हमला हुआ है जिस पे आपके बच्चे थे? कैंट के बाहर वाली साइड दो कैंट हैं, तो उसके सेंटर में एक कैंट से दूसरी कैंट में वो बस स्कूल बस जो कि सुमार से लेके जुमे तक बच्चे लेके जाती है और ले आती है। तो हम लोग कैंट के बाहर ड्यूटी कर रहे थे एरिया में। अच्छा, आप ड्यूटी पे थे? जी ऑन ड्यूटी थे, हम लोग बाइक पे थे तो ड्यूटी कर रहे थे। तो बस हमारे सामने ये सीन हुआ। पहुँचते जब देखा तो बस तो थी नहीं, खैर वो एक लोहे का बच्चे आपके उस मौके पे मिले थे आपके बच्चे? नहीं, हॉस्पिटल चले गए थे? हॉस्पिटल चले गए। उससे पहले 1-2 गाड़ी में मेरे बच्चे चले गए थे, जो पीछे बच्चे थे वो मेरे बच्चे थे, तो हम उनको उठाना शुरू कर दिए। तो डर नहीं लगा आपको? आपने अपने बच्चों की तरफ नहीं गया? नहीं, घंटे के बाद मुझे अपने बच्चे जो थे वो घंटे के बाद मुझे याद आए। मैं ख्याल नहीं आया कि मेरे बच्चे भी जख्मी हैं अस्पताल, उनको जाके मेरे बच्चे मुझे याद नहीं रहे, नहीं रहे? अल्लाह की कसम नहीं याद रहे। ये जज्बा था आपका कि आपने वहाँ जो बच्चे थे आपने उनको कहा कि मैं जी बिल्कुल, जब वो क्लीन कर दिया हमने सारे बच्चे उठा लिए तो फ़ौरन फिर CMH की तरफ दौड़े। नाज़रीन, ये वो जवान है मेरा जो वर्दी में था, जो ड्यूटी पे था। जब ये मौके पे पहुंचा तो उसी बस में इनके भी 4 बच्चे थे। इनके 4 बच्चे वहाँ नहीं थे तो ये गए नहीं वहाँ से। इन्होंने कहा कि ड्यूटी उन बच्चों से ज़्यादा ज़रूरी है, अपने बच्चों पे, और डरे नहीं। कैसे जज्बात हैं आपके? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत एहसान है। उस दुश्मन को क्या मैसेज देंगे जिसने बच्चों की बस पे हमला कर दिया? वो तो डरपोक है, सामने लड़ता नहीं है। बच्चों से जब आपकी बात हुई, अब तो माशाल्लाह चौथी बेटी भी आपकी वेंट से वापस आ गई, अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको लंबी उम्र दे। तो बच्चों से मिले तो उनके जज्बात क्या थे? क्या छोटे बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं, क्या बात कर रहे थे वो? अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरी सबसे छोटी बेटी है वो 7 साल की थी और 7 साल की जो उस बस में थी? जी, वो पूरी बस में सबसे छोटी बच्ची है और वो जब क्या उम्र है उनकी? 7 7 साल और दूसरी क्लास में है। और अल्हम्दुलिल्लाह जिससे भी चेक करेंगे आप, वो टॉप ट्रेंड बनी हुई है कि वो सब बच्चों को तलाश कर रही थी, अपने भाई को आवाज़ दे रही थी। जब उसके पास पहुँचे हैं तो वो सबको स्टॉप कर दिया कि पापा को बुलाएं और उसके बाद जो है ना मेरा इलाज शुरू करें। और पापा का नंबर उनको दिया, उन्होंने फिर मुझे कॉल की, तो मैं वहाँ पीछे था, रेस्क्यू कर रहा था, उसके बाद में आया। रेस्क्यू करने के बाद चलो फिर जब बच्चों से मिले और उनके हौसले बुलंद थे, उसी तरह घबराए नहीं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। 2 साल की बच्ची है, तस्वीरें भी हैं मेरे पास बच्चों की, खून में लथपथ हैं। हमने देख ले खून में लथपथ 2 साल की बच्ची है,
दो दूसरी जमात की बच्ची और 7 साल की बच्ची, उम्र 7 साल, दूसरी क्लास में वो पढ़ती है, पर उसका जज्बा जो है, उसकी हिम्मत जो है, उसका हौसला जो है, वो पहाड़ों से बुलंद था। तो ये है हमारे जज्बे, ये है वो कौम जो न डरती है, न घबराती है, न नीचे झुकती है, सर उठा के जीते हैं। और ये दहशतगर्द जो छुप के वार करते हैं, ये बुज़दिल हैं। इसमें कोई शक नहीं है, बुज़दिल है। क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदा। हमेशा जिंदाबाद। जरा उस वार्ड की तरफ जा रहा हूँ जहाँ बच्चे एडमिट हैं, वो मेरे शाहीन बच्चे, वो मेरे बहादुर बच्चे, वो इस कौम का मुस्तकबिल बच्चे, वो बच्चे जिससे दुश्मन डरता है, वो बच्चे जिस पे दुश्मन हमला करता है। किस कदर बुज़दिल दुश्मन है ये, तो हम उनसे बात नहीं कर सकेंगे। बस मैं आपको सिर्फ एक विज़िट वहाँ हम करने जा रहे हैं, उन बच्चों से मिलने जा रहे हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, वेंटिलेटर पे हैं, आईसीयू में हैं, पर उनके हौसले बहुत बुलंद हैं। उनके हौसले, उनका अज़्म, उनका जज्बा दुश्मन को यहाँ हॉस्पिटल में, आईसीयू में ललकार रहा है, तो वो नहीं डरे। ये बच्चे, ये इस कौम के बच्चे हैं, ये बच्चे इस कौम की हिम्मत और अज़्म है। तो आइए चलते हैं बच्चों को देखते हैं। मेरे साथ मिनिस्टर इन्फॉर्मेशन अता तारड़ साहब मौजूद हैं। अता भाई, आप बहुत मुतहर्रिक हैं जब से 22 पहलगाम हुआ और हिंदुस्तान पूरे फ्रंट के साथ पाकिस्तान पे लगा हुआ है। एक तो दुनिया भर ने तारीफ़ की है पाकिस्तानी मीडिया की, अगर हमारी की तो इट्स मीन आपको क्रेडिट जाता है, यू आर लीडिंग फ्रॉम दिस। मुझे ये बताएं, जो ये वाक़या हुआ है खुजदार वाला, इसके बाद क्या हमारा जो पॉलिसीज़ पे बात हो रही है उसमें कंसिस्टेंसी रहेगी? बिल्कुल रहेगी। दुनिया को बताएंगे कि ये जो भारत की इन्वॉल्वमेंट है प्रॉक्सीज के थ्रू, कि जब वो मिलिट्री डोमिनेंस नहीं कर सका, अस्करी बर्तरी नहीं ले सका, उसको एक शिकस्त फाश हुई है, वो अब सॉफ्ट टारगेट्स को टारगेट कर रहा है अपनी प्रॉक्सीज के ज़रिए। दुनिया को बताते रहेंगे, एक्सपोज करते रहेंगे। आज भी मीडिया को यहाँ लाने का मकसद ये था कि आप फर्स्ट हैंड देखें कि ये भारतीय प्रॉक्सीज कैसे जो है बलूचिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर, बिल्कुल उनका एक पुख्ता आज़म है कि जड़ से उखाड़ फेंकना है दहशतगर्दी को और ख़त्म करना है दहशतगर्दी को यहाँ से। और जो एपेक्स कमेटी की मीटिंग्स हुई, बलूचिस्तान गवर्नमेंट ऑन बोर्ड है, तमाम इदारे ऑन बोर्ड हैं, और हम इंशाल्लाह ताला एक मरबूत हिकमत अमली जिसमें ये जो ऑपरेशन हो रहे हैं वो अपनी जगह पे, उसके साथ साथ नॉन कैनेटिक और इंफॉर्मेशन डोमेन के अंदर भी भरपूर अपना किरदार अदा करें। आदा भाई, हमने जो अंदर जाके देखा है बच्चों की क्रिटिकल, हम खुद भी, मैं बाप हूँ, तो बड़ी मतलब बहुत दुख हो रहा है, बड़ी तकलीफ दे ये इमेजेस हैं। क्या दुनिया को इस बार हम इन इमेजेस से हिंदुस्तान का चेहरा दिखा पाएंगे? जी बिल्कुल। यहाँ आने का मकसद ये था कि फ़र्स्ट हैंड इन बच्चों का पेन देखें। मासूम स्कूल जाते हुए बच्चे 7 बजे सुबह बस में जा रहे हैं, बच्चों की बस को अटैक कर दिया, और किस किस्म की दरिंदगी है ये। और आप पेरेंट्स का हौसला देखें, वो कह रहे हैं जी ऐसे कई बच्चे कुर्बान, हम लड़ेंगे। सूबेदार सलीम, जिसका एक बेटे का भी वेंटिलेटर उतरा है, 2 बच्चे वो दफना चुका है, वो नारे लगा रहा है पाकिस्तान की एम्बुलेंस के आगे। एक पेरेंट मुझे मिला, उसके 4 बच्चे यहाँ पे इंजर्ड हैं, एक क्रिटिकल है, वेंटिलेटर के ऊपर है। वो कह रहा है सर मैं कुर्बानी देने से दरेग नहीं करूँगा, मैं खुद जाके लड़ूंगा इनके खिलाफ। तो ऐसे हौसले को कोई नहीं हरा सकता, इस कौम को कोई नहीं हरा सकता इंशाल्लाह। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगा, नैरेटिव की बात है, हिंदुस्तान अपना नैरेटिव बनाना चाहता है, हम अपने, आप बार बार नैरेटिव और मीडिया के रोल की बात करते हैं। इस नैरेटिव बिल्डिंग के लिए आप एक वफ्द भेज रहे हैं, जो आपने बताया बिलावल साहब और मुसद्दक साहब उसको लीड करेंगे। उसके ऑब्जेक्टिव्स, बेसिक ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे? एक तो पाकिस्तान का मुकदमा दुनिया के सामने रखना, और सक्सेसफुली रखा गया अब तक नैरेटिव और पॉलिटिकल डोमेन में और डिप्लोमेटिक डोमेन में, कि पहलगाम की हमने तहकीकात का कहा, भारत उससे भागा, अनप्रोवोक्ड अटैक किया, हमारे बच्चे औरतों को टारगेट किया। हमने जब रिस्पॉन्ड किया तो हमने एक डिफेंड करते हुए 6 जहाज़ गिराए। उसके बाद हमने रिस्पॉन्ड किया तो हमने मिलिट्री इंस्टॉलेशन को टारगेट किया, इनके घुटने लगवा दी 10 को। अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर 1 बजे तक ये फारिग हो चुके हुए थे। और भारतीय झूठ को बेनकाब करना, कि पाकिस्तान पे हर वक्त इल्ज़ाम तराशी, हर वक्त झूठा प्रोपेगेंडा, हर वक्त जो है वो कोई ना कोई झूठी इन्फॉर्मेशन, तो उसको भी एक्सपोज करना है मकासद में से। वेरी, बहुत शुक्रिया नाजरीन। हम इस आज़म के साथ, इस हौसले के साथ कि दुश्मन जो भी करेगा हम उसको भरपूर जवाब देंगे, और इसी तरह पुरअज़्म रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी, ब्रेक के बाद वापस आए और आपने जो CMH कोयटा है वहाँ से अदनान हैदर की खुसूसी रिपोर्ट देखी। अब इसी हवाले से हम बात करेंगे कि जब भी दुश्मन ने पाक धरती की तरफ मैली आंख से देखा है, पाकिस्तानी कौम ने यकजा होकर, खड़े होकर इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। और जब 6 और 7 मई को दुश्मन ने फ़िज़ाओं में गरूर के साथ जो फैलाने की, जो कह लें एक इंतशार फैलाने की जसारत की, तो फील्ड मार्शल ने फैसला किया कि भारत के
26 मकामात पर उन्हें मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। और ये फैसला महज अस्करी रद्द-ए-अमल नहीं था, बल्कि एक नज़रियाती बयानिए का ऐलान था कि अगर तुमने दोबारा ये हमाकत की तो हमारा जवाब इससे भी ज़्यादा शदीद होगा। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने खैबर पख्तूनख्वा की जो मुख्तलिफ जामियात हैं उसमें तलबा से खिताब करते हुए बात कही कि और इस बयानिए को नई तवानाई भी बख्शी कि एक 7 साला इर्तज़ा की शहादत से लेकर दुश्मन के हवाई अड्डों की तबाही तक हर वाक़या इस बात की गवाही देता है कि मुल्क अपने दिफा पर कोई समझौता नहीं करता और ना करेगा। और ये पैगाम ना सिर्फ दुश्मन को गया बल्कि उन तमाम दहशतगर्द अनासर को भी गया है जो भारतीय पैसे से ख़रीदे गए ज़मीर के साथ इस्लाम, अफ़गानिस्तान और पश्तून रवायात का लिबादा ओढ़कर फसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। इसी हवाले से हम तज्ज़िया लेंगे। हमारे साथ इस वक्त जो हमारे मेहमान मौजूद हैं उनका मैं तारुफ़ करवा दूँ। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, दिफाई तज्ज़ियाकार हैं, उनको खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच कर्नल साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात की। मैं सबसे पहले तो इसी हवाले से आपसे सवाल करूंगी, जो DGISPR ने भी कहा और ये जो 26 मकामात पर जवाब देने का मामला था जो फील्ड मार्शल की तरफ से किया गया, आप इसको उस वक्त जो ज़रूरत के तहत एक फ़ैसला समझते हैं और इसका आइंदा आने वाले दिनों में इम्पैक्ट भी मैं जानना चाहूँगी। ज़ाहिर है कि ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग और लाउड मैसेज था जो दिया गया उस वक्त, एंड आई थिंक कि ये चीज़ प्रोलॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि अभी जिस तरह से इंडिया बौखलाया है सारी सूरत हाल के बाद, वो इस बात का सबूत है कि हमारा जवाब बहुत वैलिड था। जी बिल्कुल, देखें जैसे आपने खुद बताया कि ये 26 मकामात जो थे ये क्यों सिलेक्ट किए गए और 26 क्यों थे। पाकिस्तान ने देखिए जब उन्होंने एग्रेशन शुरू की, पहले तो सबसे पहले मैं कहूँगा कि कॉग्निटिव एग्रेशन थी जिसमें एक झूठे वाक़े को एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगाया जा रहा था और उसका कोई सबूत नहीं दिया जा रहा था और उस वाक़े के 5 मिनट बाद से ही पाकिस्तान का नाम लेके एक पूरा नैरेटिव बिल्ड किया गया। तो उस वक़्त भी पाकिस्तान ने उनसे कहा कि जी हम आप इसका कोई सबूत दीजिए, हम इसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और पाकिस्तान इज़ अ रिस्पॉन्सिबल स्टेट, इज़ अ रैशनल स्टेट और हम इस पर अगर कोई ऐसी चीज़ होगी तो उस पर एक्शन लेंगे। लेकिन बजाय उसके आपने फिर देखा कि वो 6 मकामात पे पाकिस्तान में मिज़ाइल फायर कर दिए गए और पाकिस्तान की जो इवन बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस की गई। हमारे जो शहर हैं लाइक भावलपुर और मुरीद के, वहाँ पे भी अटैक किया गया, वहाँ पे भी हमारे सिविलियन की जो हैं कैजुअल्टीज़ हुई और उसके बाद फिर रेचेटिंग अप इसको इवन बढ़ाते हुए उन्होंने, आपने देखा कि एक उससे अगले दिन जो थे वो बहुत सारे ड्रोन स्वैम्स जो थे वो पाकिस्तान ने भेज दिए गए। अब ये जो ड्रोन्स थे ये एक नई वॉरफेयर का तरीक़ाकार था और इसमें शहरी आबादी भी और मुख्तलिफ टारगेट्स देके उनको दिए गए। लेकिन उन ड्रोन्स को ज़ाहिर है उनके जो कम्युनिकेशन सिस्टम था, उनका जो गाइडेंस सिस्टम था उसको जैम कर दिया गया, जिसकी वजह से वो लॉइटर करके मुख्तलिफ जगहों पे गिर गया और अल्हम्दुलिल्लाह नुकसान नहीं हुआ, सिवाय एक आधी जगह के जहाँ पे वो जैम नहीं हो सका और जहाँ जाके वो फट गया। और फिर इसके ऊपर अगर आप देखें तो उन्होंने रात को हमारी एयर बेसिस पे हमला किया। आई थिंक दैट वाज द पॉइंट जहाँ पे पाकिस्तान ने अपना जो रिस्ट्रेन था, वो जो स्ट्रेटेजिक रिस्ट्रेन पाकिस्तान शो कर रहा था, आई थिंक वो रिस्ट्रेन जो था अब वो ख़त्म हो गया और अब रिस्पॉन्स वहाँ से शुरू हुआ। इन पिछले 4 दिनों में पाकिस्तान ने कई दफ़ा कहा कि जी हम अपना रिस्ट्रेन शो कर रहे हैं, लेकिन हम जब अपना रिस्पॉन्स देंगे तो वो कैलिब्रेटेड होगा, कैलकुलेटेड होगा और पोटेंट होगा। और पाकिस्तान ने जो रिस्पॉन्स दिया वो उन्हीं जगहों पे दिया जहाँ से ये मिज़ल आ रहे थे, जहाँ से ये ड्रोन आ रहे थे, जहाँ से ये ब्राह्मोस आ रहे थे, जिन एयर बेसिस से पाकिस्तान पे हमले की कोशिश की गई और जिन जगहों से, जिन इवन ब्रिगेड हेडक्वार्टर से जो है वो हमारी LOC के पार हमारे जो सिविलियन पॉपुलेशन है उन पे फायर किया गया। सो ये सारी की सारी बहुत कैलिब्रेटेड थी, इसीलिए 26 के करीब जो टारगेट हैं वो चुने गए और उनको जो है वो फतेह मिज़ल से और हमारे एयरक्राफ्ट के थ्रू और डिफरेंट मैकेनिज़म्स के थ्रू उनको टारगेट किया गया और उनको पनिश किया गया। और ये जो बिल्कुल सारे के सारे मिलिट्री टारगेट थे, इसमें कोई भी सिविलियन टारगेट नहीं था और इनकी सिलेक्शन की वजह यही थी, जैसे मैंने आपको बताया, कि जो इन्होंने पाकिस्तान की एग्रेशन, पाकिस्तान के अगेंस्ट जहाँ से एग्रेशन की गई थी, उन जोग्राफिकल पिन पॉइंट से, उन जोग्राफिकल पिन पॉइंट्स को हिट किया गया।
अच्छा कनी साहब, जैसे आपने भी ख़ुद भी बात की कि बड़ी इसकी इम्पोर्टेंस इस हवाले से भी रही कि हमने बहुत कैलकुलेटेड और पोटेंट किस्म की एक तैयारी की थी। अब दूसरी जानिब अब ये जो प्रॉक्सी वॉर का सिलसिला स्टार्ट हुआ है, ये खुशदार वाक़या इसकी एक कड़ी है और हमने देखा है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट वाक़या है। बलूचिस्तान के अंदर इस तरह के वाक़यात का होना, चूँकि दहशतगर्दी का तो वही बात है कि कोई रिलीजन नहीं होता और बार बार ये कहा भी जा रहा है कि जो ये हमले कर रहे हैं और हमारे पास तो सबूत हैं कुलभूषण की शक्ल में और मुख्तलिफ लोग जो हमने पकड़े हैं भारतीय जासूस के, ये लोग जो पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म हो रहा है वो इंडिया स्पॉन्सर कर रहा है और ये खुशदार वाक़या भी उसी का एक मामला है। अब इस तरह की जो चीज़ें हैं या इस तरह के खुदा ना करे ऐसा कोई सिलसिला आगे करने की कोशिश करता है तो व्हाट डू वी हैव इन द काउंटर स्ट्रैटेजी? देखें, जैसे मैं पहले बात कर रहा था कि पाकिस्तान एक रैशनल और रिस्पॉन्सिबल स्टेट है। जो हमारी ट्रेन का वाक़या हुआ था जिसमें बलूचिस्तान के अंदर जाफ़र एक्सप्रेस को आपको पता है कि किडनैप कर लिया, उसको कर लिया गया और उसके बाद उसमें कैजुअल्टीज़ भी हुई। लेकिन इवन देन जो पाकिस्तान का उस पर भी रिस्पांस था वो इमीडिएट रिस्पांस टेररिस्ट के अगेंस्ट था, उन लोगों की रिकवरी थी। उसके बाद भी पाकिस्तान ने जो उस वाक़े को इंटरनेशनली जो है आप कहिए कि प्रोजेक्ट किया था, लेकिन उसमें वो फ्रेंजी नहीं की थी, वो एक झूठ का नैरेटिव नहीं बिल्ड किया था जैसे इंडिया कर लेता है इन वाक़यात को। अब इंडिया की जो कनाइंस है इन एलिमेंट्स के साथ जो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, अब वो देखिए कि कोई वो ढकी छुपी बात नहीं है। बलूचिस्तान के अंदर अभी जैसे आपने नाम लिया गुलभूषण यादव का, उसके अलावा भी 2 ऐसे लोग पकड़े गए हैं अभी रिसेंटली जिन्होंने ये, जो कि इंडियन ऑपरेटिव्स हैं और जिन्होंने पूरी अपनी जितना गेम प्लान है वो अपना सारा का सारा डिस्क्लोज़ किया है कि कैसे वो पैसे देते हैं, कैसे वो हार्बर करते हैं, कैसे वो लोगों को रिक्रूट करते हैं, कहाँ से वेपन्स आते हैं, कहाँ से कैसे कम्युनिकेशन की जाती है और कैसे पैसे जो हैं चैनलाइज किए जाते हैं। और यही हाल इंडिया जो है वो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर पे भी करना चाह रहा था। तो ये जो एक्चुअली वॉर है, जो वॉर हमारे अगेंस्ट डिक्लेयर की गई है, इंडिया ने जो डिक्लेयर की हुई है, इसके मैं समझता हूँ कि ये 2 फ्रंट थे। एक फ्रंट तो उन्होंने ये इंडिया अटैक करके हम पे करना चाह रहा था, तो पाकिस्तान की जो आप स्ट्रेटेजी के जो पूछ रही थी कि पाकिस्तान की अब हिकमत अमली क्या है। अब पाकिस्तान ने पहले भी ये करते थे, लेकिन अब पाकिस्तान ने आपने देखा होगा कि बहुत ही एक डेलिब्रेट और एलेबरेट जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसेस है वो लॉन्च कर दिया है, पूरी दुनिया को बताया जा रहा है। पहले भी 2 हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो पिछले 10 साल के अंदर 2 डोजियर्स दिए गए हैं और अब भी जो है उस चीज़ों का जो रिकॉर्ड है वो इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने, इंटरनेशनल कमेटी को वो दिया जा रहा है ताकि लोगों को बताया जा सके, कि दुनिया को बताया जा सके कि असल में जो टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाली कंट्री है वो इंडिया है और असल में जो टेररिस्ट स्टेट है वो इंडिया है, जो हर तरह का स्टेट टेररिज्म दुनिया में जिसका जहाँ पे भी होता है उसके पीछे इंडिया होता है। चाहे वो सिखों का कत्ल हो, चाहे वो किसी मुल्क में जाके कोई एलिमेंट्स जो हैं उनका मर्डर कराना हो, कुछ भी करना हो, या चाहे मर्डर कराना हो, कुछ भी करना हो, या चाहे डायरेक्ट टेररिज्म में इन्वॉल्वमेंट हो। तो इसलिए ये एक एफर्ट अब ये हो रही है और अब आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में जो बलूचिस्तान के अंदर ऑपरेशंस हैं उनमें बहुत इंटेंसिटी आएगी और वो साइंटिफिक तरीके से और सारी मिलिट्री ऑप्शंस को सामने रखते हुए इनको इंशाल्लाह जल्दी एलिमिनेट किया जाएगा इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, दिफाई तज्ज़ियाकार मौजूदा सूरत हाल पर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आए हैं। अब हम बात करेंगे कुछ PSL के हवाले से। तो मेरी फेवरेट टीम लाहौर कलंदर्स जीत गई और कल जी कदाफी स्टेडियम में कोयटा ग्लैडिएटर्स वर्सेस लाहौर कलंदर्स फाइनल मैच हुआ। मैच तो जी बहुत ही एक्साइटिंग और थ्रिलिंग किस्म का था। एक पॉइंट पे लग रहा था जी कि कोयटा के हाथ में है बिल्कुल और कोयटा जीतने वाला है, लेकिन उसके बाद लाहौर कलंदर्स
ने कहा कि नहीं, वो एक फाइटर टीम है और वो कम बैक करेगी। और ये बात उन्होंने प्रूव किया कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे अकेले स्ट्रॉन्ग और एक फाइटिंग टीम लाहौर कलंदर्स है। सनसनीखेज मुकाबला थे जी। कलंदर्स ने ना सिर्फ मैदान मार लिया बल्कि शायकीन क्रिकेट के दिल भी जीत लिए। लाहौर का कदाफी स्टेडियम फुल था जी, बिल्कुल हाउसफुल था। कुछ परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद जो शायकीन ने रिस्पॉन्स दिया। लेकिन एक जो इस मैच की हाईलाइट थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग रही और वो थे जी सिकंदर रज़ा, जिन्होंने 7 गेंदों पर 22 रन्स की एक धुआंधार इनिंग्स खेली। और वो इनिंग्स उन्होंने जैसे खेली कि वो टॉस से 10 मिनट पहले उनकी फ़्लाइट लैंड की और वो कदाफी स्टेडियम पहुंचे और उसके बाद उन्होंने फ़ौरन लाहौर कलंदर्स के लिए खेला। Everybody is gonna remember this story for a very long time. Definitely सिकंदर रज़ा ने जिस तरह से कंट्रीब्यूट किया है लाहौर कलंदर्स की जीत में, everyone was celebrating. लेकिन लाहौर कलंदर्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस was remarkable. हमारे साथ सैयद हैदर साहब मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया, गुड मॉर्निंग कि आप तशरीफ़ लाए। और सबसे पहले तो जी लाहौर कलंदर्स आपका फेवरेट था या कोयटा ग्लैडिएटर्स, हमें ये बता दें। देखिए, मेरे लिए तो दोनों फेवरेट है। मैं कभी भी एक टीम को फेवरेट नहीं मानता हूँ, क्योंकि क्रिकेट जो अच्छा खेलता है वही जीतता है। लेकिन दोनों टीमों में ज़ाहिर है अच्छे प्लेयर्स थे और उन्होंने बड़ा अच्छा टूर्नामेंट खेला है। कोयटा तो सारे मैच जीत कर आ रही थी, लाहौर ने कुछ मैच हारे थे। लेकिन बात यही है कि आप चाहे पूरा टूर्नामेंट जीत जाएं, लेकिन जहाँ आप फाइनल में आपको फाइनल नहीं जीतते हैं तो सारे मैच बेकार हो जाते हैं। तो कल यही हुआ कि लाहौर ने अपने जो उनकी जिसके लिए मशहूर हैं कि वो आखिरी ओवर्स में बैटिंग हो या बॉलिंग को अपनी जान लड़ा देते हैं, तो कल उन्होंने दिखा दिया। मैं समझता हूँ कि कल का मैच जो था पीएसएल का सबसे बेहतरीन मैच था इस सीजन का भी, और शायद हो सकता है कि फाइनल इतना अच्छा पहले 9 सीजन में कभी नहीं हुआ था जितना कल ज़बरदस्त हुआ है। बड़ा एक मुश्किल टारगेट था, हदफ था, जिसको लाहौर ने पूरा किया। और कोयटा की टीम जो है उसने अपने आप को प्रूव किया कि वो एक प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं सारे, और उन्होंने भी आखिर वक्त तक मुकाबला किया। लेकिन बहरहाल एक टीम जीतती है, दूसरी टीम, दोनों टीमें नहीं जीत सकती हैं। लेकिन कल कज़ाफ़ी स्टेडियम में जैम पैक बिल्कुल स्टेडियम में सारे लाहौरी जितने भी वहाँ पे उनके तमाशाई थे और उनके सपोर्टर्स थे, उन्होंने एक ज़बरदस्त क्रिकेट देखी है। मैं समझता हूँ कि दुनिया में इस मैच की जितनी तारीफें होंगी वो कम है। फिर अभी आपने बताया इंट्रो में कि सिकंदर रज़ा की इस वक्त पूरी दुनिया में तारीफें हो रही हैं कि आपने कितनी लगन दिखाई है अपनी टीम के लिए, अपने क्रिकेट को प्रोफेशनलिज्म दिखाने की आपने ज़बरदस्त स्ट्रगल की है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। हमेशा इंटरनेशनल प्लेयर्स जो हैं वो ऐसा कभी भी नहीं करते हैं, वो छोड़ देते हैं। लेकिन सिकंदर रज़ा वहाँ से यहाँ पहुँचे और लास्ट मोमेंट में टीम में आए, मैच खेला और फिर विनिंग अपनी परफॉर्मेंस दी। ये बड़ी चीज़ है। ये इस बात का मज़हर है कि आप कितना अपने खेल से, अपनी क्रिकेट से आप मुखलिस हैं, और वही चीज़ जो है लाहौर को जितवा गई। तो सारी कहानी का खुलासा ये है कि जिसने कल ज़्यादा मेहनत की वो जीत गया, और लाहौर ने ज़्यादा मेहनत की वो जीत गया। लाहौर ने ज़्यादा मेहनत किया, वो जीत गया। तीसरी बार पीएसएल का फातेह बना है, चैम्पियन बना है लाहौर कलंदर्स। और अभी आपने बात की कि ये स्पोर्ट्समैन जो स्पिरिट होता है, ज़ाहिर है ये बड़ा डिफरेंट होता है। और ये जो कल चीज़ हमने एक्सपीरियंस की और माजी में हमने नहीं देखा, चाहे वो सिकंदर रज़ा जिस तरह से पहुँचे हैं। और आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि उसके बावजूद कि वो वहाँ पर टेस्ट सीरीज़ खेल रहे थे, अपनी 20 ओवर्स की इनिंग्स खेल के वो आए, और उसके बाद उन्होंने जितना ट्रैवलिंग में टाइम गुजारा, यहाँ पर भी आकर उन्होंने मैच विनिंग एक इनिंग्स खेली है 7 पे 22। इट्स अ वेरी गुड इनिंग्स। तो ये तो फिटनेस और सारी चीज़ों को भी कहीं ना कहीं इस पे उनको तारीफ बनती है उनकी। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, अभी उससे एक दिन पहले जब शादाब खान कैप्टन थे इस्लामाबाद के, वो मैच हारे, तो उनसे पूछा कैसे हार गए, तो उन्होंने कहा जी गर्मी बहुत थी और पिच दूसरी थी, हम उसमें जो है खेल नहीं पाए। देखिए, यही फर्क होता है कि एक आपका एक कप्तान जो है कह रहा है कि गर्मी बहुत थी, एक्सक्यूज बना रहा है, और दूसरी टीम जो है वो इतनी स्ट्रगल करके अब मैच जीत रहे हैं और कोई एक्सक्यूज नहीं दे रहे हैं कि सफ़र बहुत था या ट्रेवलिंग बहुत थी या थक गए थे, ये सब चीज़ें नहीं की। तो ये फ़र्क होता है जब आप हाईली प्रोफेशनल होते हैं, जब आपकी सारा फोकस अपने गेम पे, अपने प्रोफेशन पे होता है, अपनी परफॉर्मेंस पे होता है। 100% आप जब परफॉर्मेंस देते हैं
तो यही रिजल्ट आते हैं। और ये चीज़ जो है मैं समझता हूँ पाकिस्तान के आने वाले खिलाड़ियों को, नए खिलाड़ियों को सीखना होगी, समझना होगा कि प्रोफेशनलिज्म क्या होती है और किस तरह आप अपने 100% परफॉर्मेंस देते हैं। मैं समझता हूँ सिकंदर रजा की जो मिसाल है ये हमारे पाकिस्तान के क्रिकेट सिलेबस में शामिल की जानी चाहिए कि आप देखें किस तरह आप अपनी मंजिल पे पहुंचते हैं, और ये चीज़ जो है हमेशा हिस्ट्री में लिखी जाएगी। कल मैं समझता हूँ सिकंदर रजा ने ये हिस्ट्री लिख दी है पाकिस्तान क्रिकेट की कि देखें अगर आप मेहनत करें, कोशिश करें तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, लेकिन कल आप फिटनेस का भी जिक्र कर रहे थे, कल इंजरीज का भी कोई डे था, मतलब कोई कैच पकड़ते हुए इंजर्ड हो रहा है, किसी ने ड्रॉप करते हुए इंजर्ड हो गया, अजीबो गरीब सूरत हाल थी कल। और कल तो वसीम अकरम भी कमेंट्री बॉक्स में कह रहे थे कि ये हो क्या रहा है, फिजियो को ग्राउंड में ही रहना चाहिए आई गेस। देखें जब आप कोऑर्डिनेशन जो नईम का और आसिफ का जो हुआ है वो सिर्फ कोऑर्डिनेशन न होने की वजह से हुआ है। क्रिकेट का एक उसूल है कि जब आप कैच पकड़ने या फील्ड करने जाते हैं और आपको लगता है कि कोई दूसरा फील्डर आ रहा है तो आप हमेशा कॉल करते हैं कि ये इट्स माइन, ताकि दूसरे को पता चल जाए। जब आप ज़्यादा उसमें फोकस होते हैं तो आपको उस अपने दिमाग को हाजिर रखना पड़ता है। फील्डिंग में जब भी गलतियाँ होती हैं हमेशा सिर्फ इस वजह से होती हैं आप एब्सेंट होते हैं। जब आप एब्सेंट माइंड होंगे तो ये चीज़ें होंगी। ये चीज़ हमारे पाकिस्तानी प्लेयर्स में बहुत ज़्यादा होने लगी हैं, वो एब्सेंट माइंड रहते हैं, कैच छोड़ देते हैं। आपने देखा 2 मैच पहले प्ले ऑफ के जो मैचेस थे, एक मैच में कितने कैचेस छोड़े पेशावर ज़ल्मी की टीम, यानी ठीक है ना। तो वो इसीलिए छूटते हैं कैचेस क्योंकि आप जब एब्सेंट माइंड होते हैं, जब फील्डिंग में गलतियाँ होती हैं तो आप वहाँ पे हाजिर नहीं होते। ये बड़ी चीज़ है, इसको सीखना चाहिए हमारे प्लेयर्स को और फील्डर्स को कि आपने सिर्फ क्रिकेट अच्छी खेलनी नहीं है बल्कि खिलानी भी है। आपने अपने प्लेयर के साथ मिलके चलना है। देखिए यूनुस खान हमेशा एक बात कहते हैं कि पार्टनरशिप के बगैर कोई क्रिकेट नहीं है। पार्टनरशिप बैटिंग में भी होती है, बॉलिंग में भी होती है और फील्डिंग में भी होती है, और यही वजह थी कल इस वजह से इंजरी ज़्यादा हो रही थी। इंजरी ज़्यादा हो रही थी। और आसिफ का आपने जिक्र किया, उनका कल पोस्ट मैच जो उनकी डिस्कशन ने कहा कि मेरा फ्रैक्चर नहीं है बल्कि मेरे टिश्यूज़ को थोड़ा डिस्टर्बेंस हुई है, सो आई होप कि ही विल रिकवर सून। ओवरऑल कल जो हम लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस की बात करें, आपने अभी ख़ुद भी बात की हैदर साहब कि मैच बहुत इंटरेस्टिंग और थ्रिलिंग था। किसी भी पॉइंट पर लग रहा था कि कहीं भी टर्न ले सकता है। ऐसा नहीं कि कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बुरा खेला, उन्होंने बड़ा अच्छा टारगेट जो है वो सेट किया और उसके बाद लाहौर कलंदर्स ने उसको चेज़ भी मुश्किल से किया। कोई इतनी आसानी से प्लेट में रख के मैच नहीं मिला किसी को। नहीं, बिल्कुल नहीं कोयटा ने, बल्कि आप देखें पहले 10 ओवर में 4 रन बन गए थे लाहौर के चेस करते हुए, तो ऐसा लग रहा था लाहौर आसानी से ले जाएगा, लेकिन अगले जो 6 ओवर थे वो बड़े मुश्किल बन गए लाहौर के लिए। और एक मौके पे हमें ऐसा लग रहा था, हम बाहर बैठे थे, हम ये सोच रहे थे कि शायद लाहौर नहीं जीत पाएगी क्योंकि मैच मुश्किल हो गया, और हकीकत में ये मुश्किल हो गया था। ये तो एक मिरेकल इनिंग खेली है कुशाल परेरा ने और सिकंदर रजा ने, वरना ये मैच उनके हाथ से निकल गया था। हमने ऐसे मैचेस देखे हैं जहां पे मैच बन गए 10वें 12वें ओवर, उसके बाद टीमें हार गई। पेशावर ऐसे 3 मैच हारी है जहां उसके मैचेस बने हुए थे और फिर लास्ट में आके वो उसको जो है टारगेट पे नहीं पहुंच पाए। तो असल चीज यही होती है, जैसे मैंने पहले कहा कि आप गेम पर फोकस हैं, आपके नर्व्स कंट्रोल हैं और आपका कोऑर्डिनेशन है। कल हमें कोऑर्डिनेशन बड़ा अच्छा नजर आया कुशाल परेरा में और सिकंदर रजा में। जब एक मौके पर सिकंदर हिट नहीं कर पा रहे थे, 2 गेंदें उनसे मिस हो गई, तो कुशाल उनके पास गए और उनको कुछ टिप दी उन्होंने। शायद उन्होंने कहा कि आप जल्दी कर रहे हैं, बैट ज्यादा जल्दी ला रहे हैं, थोड़ा सा गेंद का वेट करें। बिल्कुल सही। ये चीजें जो होती हैं ये हमेशा पार्टनरशिप से आती हैं, और यही वजह थी आखिर में जो लाहौर जीता, पार्टनरशिप अच्छी थी। थैंक यू वेरी मच हैदर साहब, बहुत शुक्रिया। सैयद हैदर हमारे साथ मौजूद थे जी। PSL 10 का फाइनल हुआ, लाहौर कलंदर्स जीत गया। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए और अब हम आपकी मुलाकात एक ऐसी शख्सियत से करवा रहे हैं जो कि इंसान दोस्ती और खिदमत खल्क की खूबसूरत तरीन मिसाल है। पाकिस्तानी नज़ाद फ्रांसीसी शहरी हैं, मारूफ
न्यूरोबायोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर नगमाना कयानी, जिनको फ्रांस के एक मोअज़्ज़ज़ कौमी अवार्ड से नवाजा गया है। इस अवार्ड का ये एजाज़ जो है उन अफराद को दिया जाता है जो कि माशरे के अंदर अपनी बेलौस खिदमत हो, कुर्बानी हो और इखलाकी अज़मत की रोशन मिसाल हैं। नगमाना कयानी साहिबा ने जी यूरोप में आला तालीम हासिल की, उसके बाद ज़ाती कामयाबियों की बजाय उन्होंने ख़ुद को इंसानी खिदमत के मिशन के लिए वक्फ किया। उन्होंने EPDH के नाम से एक बैनुल-अक़वामी फ़लाही तंजीम कायम की, जिसके तहत रंग, नस्ल और मज़हब की तमीज़ के बग़ैर हज़ारों अफराद को सेहत, तालीम और मुआशरती मसाइल में मदद फराहम की जाती है। और इनकी खदमात सिर्फ फ्रांस या यूरोप तक महदूद नहीं है, बल्कि वो पाकिस्तान में भी कुदरती आफात के जो मुतासरीन हैं उनकी मदद से लेकर अफ्रीका के मुख्तलिफ पसमानदा इलाकों तक इंसानियत की खिदमत कर रही हैं। और उनका ये अवार्ड ना सिर्फ उनकी काविशों का इतराफ़ है, बल्कि पूरी कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए एक एजाज़ की बात है। इस वक्त डॉक्टर नगमाना कयानी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको हम खुशामदीद कहेंगे और उन पे हमें बहुत आई फील सो प्राउड कि जब मैं ऐसे पाकिस्तानियों से बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम जी, गुड मॉर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच, इट्स एन ऑनर कि आप हमारे शो में तशरीफ़ लाएँ। कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, इट्स ऑनर फॉर मी बेटा टू बी विद यू। ये तो मेरे लिए खुशी की और फख्र की बात है कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई पाकिस्तान में मेरी इस खुशी के साथ मिलके इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेटा ये आप सबका है अवार्ड, ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये तो आप सबका प्यार है। वरना बेटा मैंने तो सारी उम्र प्यार ही किया है। सो दिस अवार्ड इज नथिंग एल्स दैट मोर दैट लव दैट आई रिसीव बेटा जी। You actually deserve it. You actually deserved it and you earned it for sure. डॉक्टर नगमाना, हमें थोड़ा सा इस अवार्ड के हवाले से, और ज़ाहिर है मैंने कुछ चीदा बातें की हैं, आपका काम डेफिनेटली बहुत बड़ा है और बहुत ज़्यादा है। मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर इस हवाले से हमारे देखने वालों को भी बताएं। और जो आप यूरोप के साथ साथ पाकिस्तान और अफ्रीका, जहाँ मैंने जिक्र किया, हर जगह पर आपका जो इदारा है वो काम कर रहा है, हमें इस इदारे के हवाले से भी बताइएगा। जी बेटा, आपने एक ही सांस में इतने सारे क्वेश्चन कर दिए। सो टेक योर टाइम, आपको मैं बिल्कुल इंटरप्ट नहीं करूंगी, आप सब बता दें। हाँ बेटा पहले तो मैं आपको इस अवार्ड के बारे में बताऊंगी। बेटा ये अवार्ड 1963 में प्रेसिडेंट शार्ल द गोल जो हैं उन्होंने उन लोगों के लिए मुझे किया जो अपनी लोग सिटीजन और खिदमत करते हैं, और नेशनल लेवल पे उनकी और मुझे इसलिए भी दिया गया कि सिंस 20 years बेटा जी ऑफिशियली दैट आई एम डूइंग दिस जॉब। तो बेटा ये सिर्फ मेरे नहीं बल्कि मैं कहती हूँ मेरी पूरी टीम का, मेरे पूरे ख़ानदान का, ये उन सब की मेहनतों का बेटा जी, ये एक क्या कहते हैं कि प्यार का इजहार है और नेशनल अवार्ड मिलना। तो बच्चे हम तो पहले भी खिदमत करते रहे हैं, बाद में भी खिदमत करते रहेंगे। आपने बातें की बेटा जी जो हम खिदमत कर रहे हैं पाकिस्तान से। बेटा फर्स्ट मिशन ऑफिशियली, मैं हमेशा ऑफिशियली कहूँगी क्योंकि बेटा खिदमत तो हम बचपन से कर रहे हैं, अपने माँ बाप को भी देखते आ रहे हैं और उन्हीं के नक्शो कदम पे चलते हुए बेटा यहाँ तक पहुँचे हैं। आई एम बिलोंग फ्रॉम मिलिट्री फैमिली, सो अपने मुल्क की खिदमत करना बेटा ये हमारी DNA में है। द फर्स्ट मिशन पाकिस्तान में जो हमने की, आई रिमेंबर वेरी वेल बेटा जी, अर्थक्वेक पे थी। दिस टाइम आई वाज यंग डॉक्टर, बट अपना मुल्क तकलीफ में हो तो हम रह नहीं सकते। तो इसके बाद भी बेटा जब भी फ्लड आया और जब भी कोई भी वो करती रही, अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा PPK में अपना एक सेंटर चल रहा है बेटे, जो स्कूलिंग भी है एंड आई होप इंशाल्लाह ताला वो बढ़ेगा। हमारी कुछ मुश्किलात आ रही हैं बेटा जी IMCO के रजिस्ट्रेशन में, एंड आई होप कि ये सॉल्व हो जाएंगी। तो मैं तो चाहती हूँ कि पाकिस्तान के कोने कोने में EPDH काम करे। तो आई रिक्वेस्ट टू एवरी पर्सन को जो भी हमारी हेल्प करता है, हमारी सपोर्ट कर सकता है कि हमारी रजिस्ट्रेशन जल्दी हो जाए, क्योंकि हमारी लाखों कोशिशों के बावजूद फिलहाल ये नहीं हो पा रही। खिदमत तो हम करते रहेंगे। और यहाँ से बेटा आपने हज़ारों की बात की, मैं तो कहूँगी लाखों की बात। जस्ट आपको मैं 2-3 फिगर्स बताती हूँ। मोर देन 47,000 पर्सन बेटा जिनको हमने हेल्थ में सपोर्ट की है।
मोर देन 22 to 25,000 पर्सन वो हैं जिनको हम बेटा जॉबलेस से लेके उनकी किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी प्रॉब्लम हो हमको उनका साथ देते हैं बेटा। मोर देन 11,000 स्टूडेंट हैं जो हमने फॉलो किए हैं और उनमें से माशाल्लाह 70 कम से कम 70% हाई पोस्टेड पे हैं और हर जगह के हैं। ये बेटा वो प्यार के बीज हैं जो हमने लगाए हुए हैं और अब मैं उनको देख रही हूँ, उनमें से बच्चे आप भी हो, क्योंकि मुझे हर इंसान में वो नजर आता है, वो खुशी नजर, वो उम्मीद नजर आती है। मुझे किसी ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, मैं ये कहती हूँ बेटा कि हर इंसान सब कुछ कर सकता है। इससे बेहतर है कि आप दूसरे को बोलो कि आप कुछ नहीं कर रहे, आप कुछ नहीं, आप अपने लेवल पे चाहे छोटा भी कदम उठाओगे ना बच्चे, तो वो छोटा छोटा कदम करके बड़ा बन जाएगा। मैं आपके सामने मिसाल हूँ बेटा, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई एम नथिंग, इतनी छोटी सी चूंटी से भी छोटी हूँ मैं बेटा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह माँ बाप की दुआएं, माँ बाप की तालीम, मेरे अपनों का प्यार है बेटा जो मैं काम कर रही हूँ। और हम लोग अफ्रीका में भी काम कर रहे हैं, जहाँ भी मुख्तसर सी बात है बेटा जी। हमारे माँ बाप ने भी हमें यही बताया बेटा कि बच्चे ना नहीं करने, लोग बड़ी उम्मीद लेके आपके पास आते हैं और बहुत मुश्किल होता है बेटा जब आप अपना दिल का हाल अपना किसी को बताते हो। तो मैं तो कहती हूँ कि मेरे लिए ये एक ऑनर होता है कि कोई मेरे पे इतना एतबार कर रहा है कि वो मुझे अपना हम बता रहा है। तो ये एतबार बेटा हर किसी को नहीं दिया जा सकता। मैं तो नाचीज हूँ, मैं उसका शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस काबिल समझा कि मेरे से गम शेयर किया बेटा। इसके अलावा और मैं आपको क्या बताऊँ बच्चे, आपने जो बता दिया है यही बहुत है। और मुझे लगता है कि आप जैसे लोग जो इतना बेलौस होकर काम कर रहे हैं, आपको इसका अजर डेफिनेटली मिल भी रहा है और मिलेगा भी। नगमाना साहिबा, ये जो जिस तरह से आप जितने बेलौस होकर बातें कर रही हैं, मैं ज़रूर जानना चाहूँगी ये जो मोटिवेशन होती है इंसान को अपने आप को साइड पे रख के, आपकी एज ए डॉक्टर अचीवमेंट्स एक तरफ, लेकिन ये फिलैंथ्रोपी, ये सारे मामलात एक तरफ, इसके लिए आपको अपने आप को बहुत अलग साइड पे, आपकी पर्सनल लाइफ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। सो आप कैसे बैलेंस करती हैं, या बैलेंस आपने अपने आप को बिल्कुल डेडिकेट कर दिया है इस काम के लिए? 1000% बेटा जी, कुर्बानी के बगैर बेटा कुछ भी नहीं होता। अपने आप को, मेरे ख्याल में मुझे कोई रात याद नहीं है, मेरा छोटा भाई अक्सर कहता है कि मैंने आप ही को कभी सोते हुए नहीं देखा। दिन रात काम जिसको कहते होते हैं ना बच्चे, वो किया है। क्योंकि खाली तकरीरें तो बच्चे सब कर लेते हैं, लेकिन उस पे एक्ट करना, उस पे अपने, हर इंसान को जब आप समझते हो ना कि ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ये जो बच्चा आपके सामने, ऐसे ऐसे बच्चे भी हमारे पास आए हैं जो टोटली हैंडीकैप थे, जिनका कोई भी फ्यूचर का कोई नामो निशान नहीं था, ऐसे ऐसे जॉबलेस पर्सन थे जिन्हें कोई सलाम तक नहीं करता था। तो उनके लिए दौड़ना, उनके लिए करना, मेरा दिन भी बेटा 24 घंटे का ही होता है सबकी तरह, लेकिन आप पे डिपेंड होता है कि बेटा आपने इसको किस तरह करना है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन बेटा, अल्हम्दुलिल्लाह उसने उस 24 घंटों में भी इतना मुझे कुछ दिया हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग एंड यू आर डूइंग ग्रेट माशाल्लाह। डॉक्टर नगमाना, मुझे बताइएगा, जब आप पाकिस्तान में जिस तरह हम बात कर रहे हैं कि कुदरती आफात से मुतासरीन की हेल्प कर रही हैं, या आप कहीं और ममालिक में भी ओवरऑल इंटरनेशनली, पाकिस्तान के हवाले से मैं इसलिए जानना चाहूँगी कि यहाँ पर आपको क्या ऐसे चैलेंजेस फ़ील होते हैं कि यहाँ पे लोग, या जब इनकी हेल्प करने का मामला आता है, आप जैसे एनजीओ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे देयर आर फ्यू फैक्टर्स जिनको भी ज़्यादा मुतहरिक होना चाहिए और होना पड़ेगा, बिकॉज हर कोई अपने तय काम तो कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं एफर्ट ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है। सो व्हाट डू यू फील कि क्या चीज़ें मज़ीद रिक्वायर्ड हैं इस सिस्टम को, ओवरऑल इकोसिस्टम को बेहतर करने के लिए? I agree with you and thanks for this question बेटा जी। कसम से जब मैं पाकिस्तान आती हूँ ना, तो मुझे यूँ लगता है कि जैसे एक नई स्ट्रगल शुरू हो गई है। एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारी चीज़ें हमें हमारी जैसी एनजीओ को इनको फैसिलिटेट करनी चाहिए कि हम परदेसी आते हैं,
और बड़े शौक से, बड़े जज्बे से हम अपने मुल्क की खिदमत करने आते हैं। लेकिन छोटे छोटे स्टेप पे जी ये नहीं कर सकते, जी ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, तो मैं तो वो क्या कहती हूँ, पंजाबी में कहते हैं ढीठ मिट्टियाँ वो छोड़ने वाली बात ही नहीं है और ना ही करेंगे। अभी मैं आपको कह रही थी ना कि हमारी अगर INGO रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो मेरे बच्चे, मेरा दिल है कि हम लोग ड्रग्स के बारे में हम लोग काम कर सकें पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली बेटा ये हमारे मुल्क में एक जहर की तरह बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। अब एजुकेशन के मामले में हमारे छोटे छोटे गांव हैं जहाँ पे अभी भी बच्चियों को स्पेशली कुछ भी नहीं हो रहा। अभी हमारा जो TPK में चल रहा है, हम A to लेके Z तक बेटा हर एक चीज प्रोवाइड कर रहे हैं, यूनिफॉर्म, खाना, कोई हर एक चीज कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें हमारी INGO रजिस्ट्रेट हो जाती है तो बेटा इस तरह के छोटे छोटे हम स्कूल पूरे पाकिस्तान में कर सकते हैं, हम हेल्थ सिस्टम को डेवलप कर सकते हैं। टैलेंटेड है हमारा मुल्क, मैं कहती हूँ हीरो से भरा हुआ है, इतना टैलेंट है हमारे मुल्क में, इतना टैलेंट है, मगर उनको तराशने के लिए, उनको उजागर करने के लिए हमारे जैसे छोटी छोटी न समा चाहिए बेटा। मैं तो अपने आप को ना बचपन में, पता बच्चे आपने भी पढ़ा होगा, हालांकि अब मेरे बच्चे आप छोटी हो, स्कूल में लपियाती पढ़ाते होते हैं, ठीक है। तो बेटा इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड माई के नगमाना क्या है, तो बेटा वो इकबाल की वो नज़म पढ़ लो बच्चे, क्या बात तो है। आपको समझ आ जाएगा कि PDH क्या है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इन द एंड नगमाना साहिबा, हमारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारे पाकिस्तानी आपको देख रहे हैं जो आपके साथ आपके इस काम में हिस्सा डालना चाहते होंगे, आपको सपोर्ट करना चाहते होंगे, आप कुछ भी उनको कहना चाहें? कुछ भी कहना चाहे मजीद, आपका ये प्लेटफॉर्म इज़ ऑल योर्स। और जो भी आपकी एफर्ट्स हैं हम उसको सराहते भी हैं, लेकिन अगर हमारी साइड से आपको अपने लोगों की तरफ से जो भी हेल्प चाहिए ज़रूर कहिएगा कुछ। जरूर जरूर, मैं सबसे पहले अपने बहन भाइयों का शुक्रिया अदा करूंगी कि वो इस चली सी लवानी सिस्टर का की बात सुन रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहूंगी कि बच्चा सपोर्ट अस, चाहे छोटी सी छोटी, क्योंकि किसी वक्त हम लोग ये समझते हैं कि मैं क्या कर सकता हूँ, लाजमी रकम पैसा ये सब कुछ नहीं होता, ठीक है। आप लोग जहाँ भी हो, जिस तरह भी हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। हमारा ईमेल है epdh.asto@gmail.com, या फिर हमारे फेसबुक पे आप जाके दे सकते हैं EPDH, यू कैन कॉन्टेक्ट अस। और इंशाल्लाह ताला अगर मुझे पता है आज मैं हूँ कल मैं नहीं हूँ, दैट्स अ फैक्ट, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जो छोटी सी शम्मा मैंने जलाई है इसके बाद ये चिरागा जलता रहे हर जगह और यूं ही रोशनियाँ फैलती रहे, प्यार और मोहब्बत की बेटा जी, बस इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नगमाना, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप जैसे लोगों की पाकिस्तान को बड़ी अशद ज़रूरत है और आई एम ग्लैड कि हम आप जैसे लोगों का इंटरव्यू कर पाते हैं और आपसे बात कर पाते हैं। डॉक्टर नगमाना कयानी हमारे साथ मौजूद थी जी, उनसे हम बात कर रहे थे। ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आप वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए। अब आपकी मुलाकात हम कुछ बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट से करवाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम ज़रा किचन में जाएंगे। वहाँ पे शेफ़ सारा अकमल हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या बना रही हैं आज आप? आज मैं ईद स्पेशल लेकर आई हूँ अफगानी पुलाव। अफगानी पुलाव? यस, इट्स कॉल्ड टू काबली पुलाव भी कहते हैं इसे, और ये हमारे पंजाब की बहुत फेमस डिश है। बिल्कुल। और माशाल्लाह जो आज हमारे बच्चे आए हुए हैं वो भी उसी कुजीन और उसी सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बाय लक। और आज जो मैं यहाँ पे अपनी माशाल्लाह डिश देने लगी हूँ वो है काबली पुलाव, जिसमें हमारे पास राइस है, बीफ की स्टॉक हमने चढ़ाई हुई है पहले से, ठीक है, क्योंकि बीफ आपको पता है टेंडराइज करने में थोड़ा टाइम लेता है। बिल्कुल सही। जिसमें नट्स हैं, कैरेट्स है, जिसे हम कैरेट्स को ब्राउन शुगर के साथ जो है
कैमरलाइज करेंगे, फिर ठीक हमारे है। पास किशमिश, राइजन, ज़रा हमें प्रोसेस बताएं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे आप करने वाली हैं? ओके, सबसे पहले तो मैंने स्टॉक चढ़ाई है। बीफ को अच्छी तरह वॉश करने के बाद आपने इसमें प्याज, लहसुन, अदरक, 1-2 हरी मिर्चें और तमाम हॉल जो भी हमारा गरम मसाला है ना, वो हमने इसके अंदर डाल दिया ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। कुक हो जाए। ठीक है। उतनी देर में मैंने, आपने नज़र आ रहा होगा कि मैंने सबसे पहले अपने आलमंड्स जो हैं उनको सोक किया है ताकि इसको अच्छे से पिल कर लूँ। ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अपना पैन लगाएंगे और उसमें हम सबसे पहले अनियन को ब्राउन करेंगे। ठीक है। और थोड़ा सा स्टॉक डाल के उसका हम कलर निकालेंगे लाइट ब्राउन सा। ठीक है। फिर हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, मसाला सारा जो है, और इसमें ज़्यादा स्पाइस नहीं जाता। हाँ, ये इतना ज़्यादा स्पाइसी नहीं होता। जी। ओके। इसका ज़्यादा जो टेस्ट है ना, आप कह लेंगे स्टॉक का, या जो हम लास्ट में कैरमलाइज करेंगे नट्स को और कैरेट्स को, ठीक वो है। सबसे ज़्यादा इस डिश की जान है। बेहतरीन। चलें आप अपना काम स्टार्ट करें, मीनवाइल हम आपके पास दोबारा भी आते हैं। Thank और you. जिन स्टूडेंट्स का जी मैं जिक्र कर रही हूँ, आज हमारे साथ पाकिस्तान की जो कह लें होनहार तालिबात मौजूद हैं। हमारे साथ इस वक्त अस्मा फ़ातिमा और अनाया ख़ान हैं, जिन्होंने जी आलमी टेक्नोलॉजी के मैदान में तारीख रंग करते हुए अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करते हुए एक इंटरनेशनल कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया। नॉर्दर्न साइप्रस में जी ये कंपटीशन हुआ और इसमें 22 ममालिक के 50,000 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। और इनका जो प्रोजेक्ट था, इमोशनल रीडिंग गैजेट तो था, इन्होंने उसको प्रेजेंट किया, जिस पे इनको बहुत शाबाश भी मिली और इसको बेहतरीन प्रोजेक्ट भी करार दिया गया। और जो तुर्क सदर है रजब तैयब एर्दोगान, उन्होंने इनको शील्ड भी दी और जो कैश प्राइज़ है वो भी दिया। इस वक्त ये दोनों स्टूडेंट्स तो हमारे साथ मौजूद हैं ही, लेकिन इनकी टीचर भी हमारे साथ मौजूद है। हम थोड़ा सा बात करेंगे। हमारे साथ अस्मा फ़ातिमा, अनाया ख़ान और इनकी टीचर गौहर रशीद मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। थैंक यू वेरी मच आप सबका। कैसे हैं आप लोग? ठीक है, ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो मैं ज़रा आपकी टीचर से इस कंपटीशन के हवाले से एक इंट्रोडक्शन लूँगी। गौर, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये जो कंपटीशन है ये था क्या, और चूँकि पाक तुर्क स्कूल से है और ये क्या हर साल आपके स्टूडेंट्स पार्टिसिपेट करते हैं? थोड़ा सा हमें इंटरेक्टिव बताएं। जी अर्मला, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस एंड इनवाइटिंग अस। इट्स एन ऑनर टू बी हियर। टेक्नोफेस्ट जो है वो पूरी दुनिया का सबसे बड़ा एरोस्पेस और टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपटीशन है, जिसमें ग्लोबली डिफरेंट मुल्कों के लोग जो हैं पार्टिसिपेट करते हैं। और हर साल ये जो है टर्किश गवर्नमेंट अरेंज कराती है। ये मुल्क के डिफरेंट जगहों पे होता है। इस साल ये नॉर्दर्न साइप्रस में कंडक्ट हुआ था। ठीक है। इसकी अराउंड 40+ कैटेगरीज़ हैं और जो हमारी कैटेगरी थी इस साल के लिए वो थी सोशल इनोवेशन। हर साल पाक तुर्क मारिफ इंटरनेशनल स्कूल एंड कॉलेजेस जो हैं इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव दिस प्राइड कि हम हर साल अपनी पोजीशन वहाँ पे सिक्योर कर सकते हैं। तो पहले भी हर साल हमारा प्रोजेक्ट जो है टॉप 10 में आता रहा है और इस साल वी वर द वंस हु जस्ट मैनेज टू गेट द फर्स्ट पोजीशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कैटेगरी में सोशल इनोवेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड 47,000 रजिस्ट्रेशंस थी, जिसमें से 22 कंट्रीज़ थी जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो उसमें से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना, वी वर द ओनली वन टीम फ्रॉम पाकिस्तान जो पाकिस्तान को इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और इंटरनेशनल ग्लोबल टेक्नोलॉजी के कंपटीशन में रिप्रेजेंट कर रहे थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की विन थी उस प्लेटफॉर्म पे। तो ऑलरेडी आपने इतने हार्ड वर्क के बाद वहाँ पे जाना, पार्टिसिपेट करना ही बहुत बड़ी बात थी। लेकिन वी गॉट फर्स्ट पोजीशन और आपने जैसे बताया कि हमने मिस्टर तैयब रजब एर्दोगान और जो नॉर्दर्न साइप्रस के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर अरसन तातार, इन दोनों प्रेसिडेंट से हमने अपना प्राइज़ वहाँ पे रिसीव किया। दैट्स अमेजिंग। अच्छा जी, अब थोड़ा सा हमें बताएंगी अस्मा इस प्रोजेक्ट के हवाले से। अस्मा, मुझे बताएं कि ये प्रोजेक्ट था क्या? इमोशन रीडिंग गैजेट था ये आपका, और इसको डेवलप कैसे किया, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ थी? टेल अस अबाउट इट। ये प्रोजेक्ट था हमारा इमोशन रीडर गैजेट फॉर क्वाड्रिप्लेजिक्स। अब ये क्वाड्रिप्लेजिया एक ऐसी टर्म है जो पैरालिसिस जैसे डिसऑर्डर्स को अपने साथ लेके चलती है। ये एक ब्रॉड टर्म है उसके लिए। तो इस प्रोजेक्ट का बेसिकली काम ये था, इसका फ़ायदा ये था कि जो लोग पैरालाइज्ड होते हैं या कोमा में होते हैं लेकिन उनका ब्रेन काम करता है, तो ये एक ऐसा हेड बैंड है, एक डिवाइस है जो वो सर पे पहनेंगे। उसके साथ हमने अटैच किए हैं EEG इलेक्ट्रोड्स जो कि उनकी ब्रेन वेव्स को यहाँ से और यहाँ से असिस्ट करेंगे और उसके डाटा को ट्रांसफ़र करेंगे हमारे एनालाइजर के ऊपर जो हमने ऐप बनाई है। और उसके ऊपर हमारे रिजल्ट्स आएंगे इफ़ द पर्सन इज़ फीलिंग हैप्पी, सैड, स्ट्रेस्ड और रिलैक्स्ड।
और ये एक वे है कम्युनिकेट करने की सोसाइटी के साथ उन लोगों के लिए जो पैरालाइज्ड होते हैं, लिंगुअली डिसेबल्ड होते हैं और अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर सकते आउटर वर्ल्ड के साथ। दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। तो मुझे ये बताएं अस्मा, ये जो प्रोजेक्ट ऑब्वियसली जब आप लोग बना रहे होते हो, आप आइडियाज़ या थॉट प्रोसेस हो रहा होता है, सो आप लोगों को क्या ये प्रोजेक्ट असाइन किया गया था या आप सब टीम मेंबर्स का अपना आइडिया था? ये बेसिकली हमने कैटेगरी खुद सेलेक्ट की थी अपने प्रोजेक्ट के लिए, सोशल इनोवेशन कैटेगरी थी। तो फिर हमारी टीचर का आइडिया था कि हमें इस लिहाज से प्रोजेक्ट बनाना चाहिए जो कि ह्यूमैनिटी की हेल्प करेगा। क्योंकि जब सोशल इनोवेशन होती है तो सोशली आप जब हेल्प करोगे तो ह्यूमैनिटी की हेल्प ही आ सकती है। तो फिर वहाँ से हमारा आइडिया फ्लोट किया। दैट्स अमेजिंग। अनाया, आप बताएं, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस पार्टिसिपेटिंग इन सच अ बिग कंपटीशन और इतना अच्छा प्रोजेक्ट और उस पर प्राइज़ मिलना, सो वहाँ का एक्सपीरियंस हाउ वाज इट? वहाँ तो हमें हर दिन नया एक्सपीरियंस मिलने को मिलता था, नए लोग थे, नई कंट्री थी, नया कुजीन था और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था जब हमें पता लगा कि हमारी फ़र्स्ट पोजीशन आई, पाकिस्तान की फ़र्स्ट पोजीशन आई। ये बहुत अच्छी फीलिंग थी और मैंने वहाँ पे काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बनाए और जैसे मैंने बताया कि हर दिन नया एक्सपीरियंस होता था। तो और हर दिन अब खाने को हम देख के मिस को कहते थे। टर्किश खाने अच्छे लगे आपको? टर्किश खाना कह सकते हैं क्योंकि हमारी जो टेस्ट बड्स हैं उनके टेस्ट बड्स से बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। हम लोग ये काबली पुलाव सारी ये वाली, हम तो स्पाइसेस खाते हैं। हाँ, उनकी कोई स्पाइसेस नहीं थी तो इसलिए हमें ये सबसे बड़ा था कि बस ये क्या है, हमने नहीं खाना। तो उनके डोनर कबाब खाया? हाँ, मुझे खाना याद आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। मुझे लग रहा है अनाया इज़ अ फूडी, राइट? यू आर? यस, लवली लवली। अच्छा, कितने टीम मेंबर्स थे अनाया आपकी टीम में? हमारी टीम में मेरी फ्रेंड अस्मा फातिमा और मैं और हमारी एडवाइज़र मिस गौर खुर्शीद। ओके ओके, आप 3 लोगों की टीम थी, दैट्स इट? यस, यू गाइस डेवलप्ड इट, दैट्स वेरी। गौहर, जैसे भी ये बता रही हैं स्टूडेंट्स, जाहिर है बच्चों का हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है और सिंस यू आर टीचर तो आपको आइडिया हो जाता है कि किस बच्चे का क्या कैलिबर है, कितना पोटेंशियल है, वो कैसे इसको कर सकता है। सो जब ये प्रोजेक्ट डेवलप भी करे थे, चैलेंजेस क्या रहे ओवरऑल? अच्छा अर्मिला, आपने जैसे बात की कि हर बच्चे का एक अपना लेवल होता है, कैलिबर होता है, तो ये लोग बहुत डिफरेंट आइडियाज़ के साथ ऑलरेडी हम डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में ये लोग मेरे पास आ रहे थे, लेकिन जो ये आइडिया था ना, ये बहुत सिंक कर रहा था बिल्कुल इस कैटेगरी के साथ, सोशल इनोवेशन के साथ। तो एज दे हैव एक्सप्लेन कि हमें इमोशनल वेलबींग को हमने टारगेट किया था जो क्वाड्रिप्लेजिक्स होते हैं। तो ये जो आइडिया था, इस पे हमें सबसे ज़्यादा मुश्किल काम करते हुए ये प्रॉब्लम फील हुई कि हमें ब्रेन वेव्स के लिए डेटा कलेक्ट करना था। तो वो डेटा हमें मेडिकल बेसिस किसी मेडिकल डॉक्टर, किसी न्यूरोलॉजिस्ट से कलेक्ट करना था। तो उसके लिए जब हमें डेटा कलेक्ट करना था, तो वो आपको पता है पेशेंट्स का डेटा सिक्योर्ड होता है डॉक्टर्स के पास, और वो डेटा लेना हमारे लिए सिर्फ बहुत बड़ा हर्डल था। तो उसमें हमने फिर डिफरेंट रेफरेंसेस हमें लेने पड़े डॉक्टर्स के पास, डिफरेंट जो था आपके लिए परमिशंस उनकी लेनी पड़ी, वो हमारे लिए एक हर्डल थी। और उसके बाद इसका मटेरियल अरेंज कराना, इसका जो मटेरियल था वो पाकिस्तान में इजीली अवेलेबल नहीं था। जो इलेक्ट्रोड्स हमें चाहिए थे EEG जो ब्रेन के लिए यूज़ होते हैं, वो इजीली अवेलेबल नहीं थे। उनको अरेंज कराना, उन्हें इंपोर्ट कराना, और वो चाइना से इंपोर्ट भी नहीं हो रहे थे, तो हमें US से या UK से इंपोर्ट कराने थे। तो वो उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड था। फॉर अ मंथ हमें वेट करना पड़ा उसके इंपोर्ट के लिए। तो वो जो टाइम था, फिर उसके बाद हमारे पास जो उसको असेंबल करने का टाइम था, वो हमारे लिए कम रह गया। तो ये एक अदर जो था चैलेंज था हमारे लिए कि कम टाइम में उसको अरेंज करना, फिर उसके टेस्ट एंड ट्रायल्स करना, तो वो एक प्रॉब्लम थी जो हमें फेस करना पड़ी। लेकिन आई एम ग्लैड कि आप सब ने इस सारे चैलेंजेस को ओवरकम करके इतना ज़बरदस्त एक चीज़ को किया। सो मुझे आसमा ये बताएं कि जैसे अभी आपकी टीचर भी बता रही है, आप लोग 7th क्लास में हैं, इसमें बचपन से इंटरेस्ट होता है, एकदम से नहीं आता। ज़ाहिर है जब इस तरह के प्रोजेक्ट्स भी आप बना रहे होते हैं, हर एक का अपना इंटरेस्ट। तो आपकी हॉबीज़ या इंटरेस्ट या आपके घर में कोई ऐसा था जो आपको इस तरह के आइडियाज़ पिच करता है या उसमें हेल्प करता है? हमारे ये कंपटीशन तो काफ़ी सालों से था ना, हमारी टीचर फिर प्रोजेक्ट करती थी, तो एक मतलब अंदर डेवलप हो चुकी थी सेंस ऑफ मतलब कि हमने कोई नया प्रोजेक्ट बनाना है या टीचर के साथ आइडिया शेयर करना है या उन्हीं के प्रोजेक्ट को आगे लेके चलना है और जाना है। और पहले तो हमारे जिस फर्स्ट पोजीशन आई पूरे मतलब ओवरऑल 22 कंट्रीज से और पूरी कैटेगरी में,
तो एक बहुत ही अच्छी फीलिंग थी और घर से भी काफ़ी सपोर्ट मिली, मेरी मदर से, मेरे फादर से, मेरी बहन से स्पेशली। तो फिर बस हो गया ये हो काम गया। और बस। इंटरेस्टिंग। तो अनाया, आपका इंटरेस्ट या हॉबीज़ क्या थी? आपको जब आपकी फ्रेंड के साथ मिलकर आप ये प्रोजेक्ट कर रही थी तो क्या कंट्रीब्यूशन रही? और जाहिर है जब फ्रेंड्स काम कर रहे होते हैं तो हेल्प भी मिल जाती है बहुत कहीं ना कहीं। जी, जाहिर सी बात है, ये मेरी फ्रेंड है और मेरा इंटरेस्ट ऐसे डेवलप हुआ कि मैं बहुत ज़्यादा सोशल हूँ। तो मेरी होती है कि मैं कम्युनिकेशन करूँ किसी के साथ। तो मैं कुछ लोगों को देखती थी हमारी आसपास में इर्द गिर्द, अगर हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं वहाँ पे फाली ज़्यादा लोग होते हैं, उनको देखकर हमें होता था, क्योंकि ऑब्वियसली मैं छोटी थी तो मुझे था कि अब को इनके लिए कोई काम करे, उनसे हमें उम्मीद थी। लेकिन जब बड़े हुए तो अब हमने कहा कि अब हमने खुद ही करना है, इंसानों के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए खुद कुछ ना कुछ करना है। और रही बात मेरी फ्रेंड के साथ एक्सपीरियंस के लिए, जाहिर सी बात है हम क्लास फेलोज़ हैं 5 क्लास से, और हम लोगों को एक दूसरे को पहचानने को मिला कि अस्मा कैसी है। और काम करके अंदाज़ा होता है। लड़ाई हुई थी कभी प्रोजेक्ट बनाते बनाते ऐसे छोटी सी कोई ऐसे? लड़ाइयाँ प्रोजेक्ट बनाते हुए तो नहीं हुई, तब तो हमें पता था कि हमने टीम वर्क करना है, प्रोजेक्ट को फाइनलाइज करके लेके जाना है। वहाँ जाके हमारी ज़रा ऊंच नीच होती रही, लेकिन वो साथ साथ किस बात पे? खाने पे होती होती जी? खाना खाने या कुजीन पे हुई है ऊंच नीच या नहीं? ये हमें भी नहीं आज जितनी बार हुई है। इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग। सो ओवरऑल हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अस्मा एंड अनाया बारी बारी बताया। अस्मा, आप बताएं कि इस कंपटीशन में और इतने बड़े स्केल पे जाकर ऑब्वियसली एक नर्वसनेस होती है, आपने एक प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत, इतनी इनपुट की होती है, और भी कंट्रीज से दीगर लोगों के प्रोजेक्ट्स देख के हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? हम जब गए थे फर्स्ट डे था हमारा स्टॉल पर, तब तो हमने फुल राउंड लगाया मैंने और अनाया ने, तो हम थोड़ा सा मतलब नर्वस हो गए, सरप्राइज हो गए बाकी सबके प्रोजेक्ट्स देख के। अब हमारा जो प्लस पॉइंट था ना हमारे प्रोजेक्ट का, जो हम विन किए, बाकियों के प्रोजेक्ट्स से बहुत बड़े, और हम दोनों को इसलिए डर लग रहा था कि उनके बहुत बड़े हैं और हमारा कॉम्प्लेक्स स्मॉल साइज़ है। तो फिर जब हमारी एडवाइज़र ने राउंड लिया तो हमें मुझसे आकर बताया कि उन लोगों के प्रोजेक्ट तो बड़े बड़े हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन उनके लिंक नहीं कर रहे सोशल इनोवेशन कैटेगरी के साथ, ह्यूमैनिटी के साथ, और मतलब सोशली लिंक नहीं कर रहे वो प्रोजेक्ट्स। इसलिए फिर हमें थोड़ा सा मतलब रिलैक्सेशन हुई और फिर हम चलते गए आराम से। ज्यूरी के सामने थोड़ा सा टफ टाइम था, वो जो पहले टीम्स आ रही थी वो थोड़ा सा नर्वस थी और इतने अच्छे तरीके से उनकी एंट्री वापस नहीं हो रही थी स्टॉल पर, तो ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट था, लेकिन हमने उसे भी ओवरकम कर लिया। लवली। गौहर, ये जैसे भी बता रही हैं कि वहाँ पे ज़ाहिर है 22 कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट्स हो, हर एक अपने तौर पे पूरी कोशिश करके आता है, और एक इंटरनेशनल फॉरम पे ऑब्वियसली नर्वसनेस होती है। सो व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस जब आपने देखा लोगों के प्रोजेक्ट्स और मुख्तलिफ कंट्रीज़ के? अच्छा, वहाँ पे जो फाइनलिस्ट क्वालिफाई किए थे ना, उसमें 269 प्रोजेक्ट्स थे जो क्वालिफाई किए थे फाइनल्स के लिए। तो वो 269 प्रोजेक्ट्स में आउट ऑफ 47,000 जाना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी वैलिडेशन थी आपके हार्डवर्क की। तो उसके बाद व्हेन वी वर देयर और हमने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स को विज़िट किया, डिफरेंट लोगों के प्रोजेक्ट्स को जो इंटरनेशनली आए थे उन्हें हमने विज़िट किया, तो बच्चे ऑब्वियसली जैसे आपने भी कहा कि वो डिफरेंट इंटरनेशनल और एथनिसिटी के लोगों को देख के कंफ्यूज हो गए एकदम। तो लेकिन जब हमने वहाँ पे विज़िट किया तो अल्हम्दुलिल्लाह वी फाउंड कि हमारा प्रोजेक्ट जो है इट हैज़ समथिंग, इट विल बी स्टैंड आउट फ्रॉम देम। तो हमें उम्मीद तो थी कि वी विल गेट समथिंग, या हम लोग कुछ प्रूव करके अपना कोई मार्क छोड़ के जाएंगे, बट वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वी विल गेट द फर्स्ट पोजीशन। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी गई। जैसे मैंने आपको बताया कि बाकी जो टीम्स थी जब वो जूरी रूम से बाहर आ रही थी तो दे वर क्वाइट स्ट्रेस्ड, लेकिन हमारे बच्चों की प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी गई। तो देन वी गॉट कि कुछ % चांसेस हैं कि वी कैन अचीव समथिंग। लवली लवली, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह हम इस पे और भी बात करते हैं। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो गौहर खुर्शीद, अस्मा फातिमा और अनाया खान हमारे साथ मौजूद है। किचन में शेफ सारा हमारे साथ मौजूद है, इनसे और बात करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। प्रोग्राम का बिल्कुल आखिरी हिस्सा है। स्टूडेंट्स और उनके टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। इन द एंड हमारे प्लेटफॉर्म से जी आप अपने टीचर्स को, स्कूल को, पेरेंट्स को, किसी को भी कोई मैसेज देना चाहें। अनाया? मैं देना चाहूँगी कि मैं बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने ना
कुछ सोचा है ना तो आपने वो करके रहना है। अगर उसके अंदर कोई कांटा आता है ना, आपने उसको इग्नोर करना है। बेशक अगर कोई फ्रेंड है, कोई भी है, अगर आपको कहते हैं कि नहीं करो, छोड़ दो, बस वो आपने इग्नोर करना है उसको। और दूसरी बात, चौथी बात पता नहीं कौन सी बात कर रही हूँ जो भी बात है सब बहुत अच्छा है। आप दूसरों से पहचानने से ज़्यादा बेहतर है कि आप अपने आप को पहले सबसे अपनी एबिलिटीज़ को पहचानें कि आप है क्या, और अपनी जो क्वालिटीज़ है उसको पहचानें, उसको इस अच्छी जगह पे इस्तेमाल करें और अपना वक्त ज़ाया बिल्कुल ना करें। क्योंकि अगर आप अपनी उस क्वालिटीज़ को बाद में अप्लाई करते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, तो वक्त अपना ज़ाया बिल्कुल नहीं करना। और वैसे भी बस लवली लवली। अस्मा, आप क्या कहेंगी? मेरा भी यही मैसेज है पब्लिक को और जो भी लोग हमें देख रहे हैं कि आपने कभी ट्रायल अपना फेल नहीं करना और कीप गोइंग और जस्ट कीप गोइंग एंड अचीव योर पोजीशन। लवली। गौहर, आप कुछ कहना चाहें? जैसे हमने अभी इंटरनेशनली इस कंपटीशन में देखा है कि डिफरेंट लेवल्स पे इंटरनेशनली आईटी के सेक्टर में और साइंस में क्या काम हो रहा है, तो ट्रस्ट मी कि हमारे पाकिस्तान में उससे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। एंड आई नो कि हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है। तो आई जस्ट वांट टू रिकमेंड कि हमारा जो यूथ है वो अपने टैलेंट पे काम करता रहे। जस्ट चूज़ योर राइट पाथ टू रिकग्नाइज इट और इंशाल्लाह दे विल शाइन मोर ब्राइटर। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच गर्ल्स, बहुत शुक्रिया आपका भी गौहर साहिबा। आई विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू सो मच। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन। हमारे साथ जी अस्मा, नाया और उनकी टीचर गौहर खुर्शीद मौजूद थी जी। अपने प्रोजेक्ट के हवाले से बता रही थी। किचन में मुझे जाना है, अभी फाइनल प्रेजेंटेशन में कुछ टाइम है, लेकिन हम उससे पहले कराची लिए चलेंगे जी, जहाँ पर जो सफारी ज़ू है वहाँ पर जो हथनियाँ हैं उनकी सेहत के हवाले से और कुछ उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। हमारे जो नुमाइंदे हैं तला मखदूम उस हवाले से बता रहे हैं जी। तला, कराची सफारी पार्क में मौजूद दोनों हथनियाँ सोनिया और मधुबाला टीबी जैसे मर्ज में लाहक हैं, जिनका इलाज जारी है और यौमिया 2, 4, 5 या 10 नहीं 400 से ज़ायद गोलियां एक हथनी को दी जा रही हैं। 415 गोलियां मधुबाला को और 409 गोलियां मलका को दी जा रही हैं। बिल्कुल सफारी पार्क में मौजूद दोनों हथनियों की सेहत के हवाले से हम बात करने के लिए पहुंचे हैं डॉक्टर आमिर, जो कि डिप्टी डायरेक्टर जू हैं और सेक्रेटरी हैं टेक्निकल कमेटी के। डॉक्टर आमिर साहब, डॉक्टर साहब कैसे तशखीस हुई, कब उनकी जो है वो मेडिकेशन शुरू हुई, उनका बाकायदा ट्रीटमेंट शुरू हो चुका है, कितने अरसे तक इनका ट्रीटमेंट चलेगा और ये कितने अरसे में सेहतमंद दोबारा हो जाएंगी? मधुबाला और मलका की जो तशखीस टीबी की हुई थी वो तकरीबन सोनिया की डेथ के बाद से एक प्रोसीजर हुआ था, तकरीबन 1 से 1.5 महीने लगा था उसको कंप्लीशन होने में। उसमें टीबी की तशखीस हुई थी दोनों में। और फिर हमारी एक टेक्निकल कमेटी बनी है जिसका आपको भी पता है 18 लोग मेंबर्स हैं उसके अंदर। उन तमाम लोगों ने सर जोड़ के बैठे हैं, फिर इसका एक लंबा प्रोसीजर होता है, डिस्कशन हुआ, तकरीबन 1.5 महीना डिस्कशन चला उसका। और उसके बाद इसकी मेडिकेशन शुरू हो गई। जब कुछ दिनों पहले आपने देखा था डॉक्टर राजा पक्सर हमारे चेयरमैन हैं टेक्निकल कमेटी के, उनके जो नुमाइंदे हैं जो जिनके पास श्रीलंका में 70 हाथियों को मैनेज करते हैं और तकरीबन 15 से 16 हाथियों को ट्रीटमेंट टीबी का कर चुके हैं। वो तशरीफ़ लाए थे 1 मई को और 1 से 17 मई तक यहाँ रहे थे। उन्होंने ट्रीटमेंट शुरू किया था यहाँ पे और ट्रीटमेंट कंटिन्यू है। 2 महीने तक डेली की बुनियाद पे ट्रीटमेंट की जाएगी। उसके बाद वही दवाएं जो हैं वो उसको 10 महीने तक ऑल्टरनेट डे में दी जाएगी। डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा कि इनकी मेडिकेशन की क्या डोज़ है, कितनी टैबलेट? एक बात चल रही है कि इनके हजम के हिसाब से बड़ी तादाद में जो है वो मेडिसिन दी जा रही हैं इनको। बिल्कुल, जिस तरह से उसका हजम बढ़ा है, जिस तरह से हम और आप दवा खाते हैं एक वेट के हिसाब से खाते हैं, तो उसको वेट के हिसाब से कैलकुलेट करके दी गई है। और ये तमाम कमेटी मेंबर ने मुत्तफ़क़ा तौर पे इसका वेट पहले वेट लिया जाता है क्योंकि इसका एक तरीका होता है वेट लेने का, उस तरीके से वेट करके फिर उसका दवा कैलकुलेशन की गई। तकरीबन 400 के करीब टैबलेट बन रही है फ़ी हाथी, जो कि उसको डेली की बुनियाद पर सुबह दी जाती है। कोई वेट का कोई चेक किया जा रहा है, कोई किस तरह से कोई चेक किया जा रहा है कि कोई वेट तो कम नहीं हो रहा, उनकी सेहत पे तो कोई असर नहीं हो रहा? जिस तरह मैंने बताया तो वेट करने का तरीक़ाकार, उसको नाप के उसकी सीने की चौड़ाई नापी जाती है, लंबाई करके उसका एक फार्मूला उस तरह से वेट लिया जाता है। तकरीबन वेट वही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं आया अभी तक। डॉक्टर साहब आखिरी सवाल आपसे ये करूँगा, कितने अरसे में ये दोनों हथनियाँ दोबारा अपनी सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देंगी? पहले तो 2 महीने का एक इनिशियल फेज़ है जो डेली ट्रीटमेंट करना है इसका। उसके बाद इसका एक टेस्ट किया जाएगा और फिर इसके बाद जो कंटिन्यूएशन फेज़ है वो तकरीबन 1 साल चलेगा, 10 महीना वो ऑल्टरनेटिव बुनियादों पे चलेगा। और उस 1-2 महीने के बाद हर महीने इसका टेस्ट किया जाएगा ताकि रिज़ल्ट आता रहे, उसकी वैल्यूज़ पता चलती रहे, क्या डिफरेंस आया है, खुदा न खास्ता नहीं आया है। जो भी अपडेट होगी वो मीडिया के थ्रू और उसके पता चलती रहेगी आपको। बिल्कुल, आपने डॉक्टर आमिर की बात सुनी
उनका कहना यही है कि 1 साल तक जो है वो इलाज चलेगा। 2 माह तक यौमिया बुनियाद पर फ़ी हाथी को 400 टैबलेट दी जाती रहेंगी। उसके बाद 2 माह के बाद इनकी मेडिकेशन में ये अल्टरनेट डेज़ में दी जाएंगी, जबकि 2 माह के बाद इनका दोबारा टेस्ट होगा और 1 साल के दौरान वक्फे से इनके टेस्ट किए जाते रहेंगे और तकरीबन 1 साल तक इनका ट्रीटमेंट जारी रहेगा। और उम्मीद की जा रही है 1 साल के बाद जो है ये दोनों हथनियाँ सेहतमंद ज़िंदगी गुजारेंगी। थैंक यू वेरी मच साला, बहुत शुक्रिया, आप इस हवाले से बता रहे थे। जी प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो रहा है, लेकिन किचन का रुख करेंगे जहाँ पर हमारा काबुली पुलाव और अफ़गानी पुलाव, कुछ भी कह सकते हैं, वो रेडी हो गया है ना, दोनों कह सकते हैं। ओके वाओ, आपने इस चावलों को कैसे कुक किया क्विकली बताइएगा सारा। मैंने इसको ना स्टॉक पहले तैयार कर लिया था, ठीक है, और उसके साथ ही फिर मैंने अनियन वगैरह की कटिंग स्टार्ट की, और जैसे ही माशाल्लाह प्याज मेरी ब्राउन हुई मैंने उसमें स्टॉक और बीफ वगैरह डाल के उसे 10 मिनट्स के लिए पकाया। फिर राइस डाल दिए और फिर स्पाइस में सिर्फ 2 चीज़ें जाती हैं, एक तो आपका सॉल्ट और एक ब्लैक पेपर, ठीक है, और लास्ट कोई और मिर्च नो कोई टर्मरिक, हल्दी, लाल मिर्च कुछ नहीं जाता। लवली लवली। और देन फिर मैंने क्या किया कि मैंने थोड़े से ऑयल या बटर के अंदर जो है ना अपनी ब्राउन शुगर ऐड की। ब्राउन शुगर के अंदर ही मैंने सारी ब्लैक करंट, राइजन्स, कैरेट्स, आलमंड्स, इन सब को जो ये आपको ऊपर सब नज़र आ रहे हैं, ये सारे नट्स इसकी मेन प्रेजेंटेशन है। वाओ। और साथ हमारे एक रायता है, वो भी मैंने बड़े क्विक हाँ, ये तो रायता तो हमारे मेन्यू में था ही नहीं, क्विकली बना है। यस, क्योंकि बस योगर्ट बच गई तो आपको पता है शेफ थोड़ा सा होता है, कोई चीज़ आया नहीं होती, वो सब यूटिलाइज होती है। तो फिर मैंने कैरेट, अनियन एंड कुकम्बर से एक ज़बरदस्त एक रायता भी तैयार। क्या बात है, ज़बरदस्त। थैंक यू वेरी मच सारा, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाई और इतनी अच्छी रेसिपी आपने हमारे साथ शेयर कीजिए। उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो पसंद आया होगा। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। कल तक के लिए मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।